हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज है संडे और हमने स्टार्ट किया था संडे को कि हम घटना चक्र देखेंगे और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि हमने लास्ट संडे को जून 2022 का घटना चक्र करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ को देखा था। आज उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 इसका ऑलरेडी अपलोडेड है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप घटना चक्र नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जा करके आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, जहां हमें देखना है घटना चक्र जून 2022 करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ का पार्ट 2। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। चलिए फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये न्यू ऑनलाइन बैच जो कि हमारे मोबाइल ऐप में हाल ही में अभी चालू हुआ है, ज़्यादा क्लासेस अभी हुई नहीं है, जिसके अंतर्गत सीजी व्यापम सीजीपीएससी द्वारा आयोजित सभी एग्ज़ाम्स को कवर अप किया जा रहा है, जैसे कि हॉस्टल वार्डन, एडीईओ, प्यून, एबीईओ पेपर 1 के लिए, क्योंकि पेपर 2 के लिए अलग कोर्स चल रहा है। एडीईओ का भी अलग कोर्स चल रहा है, लेकिन जो रिमेनिंग पोर्शन है उसके लिए एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स को परचेज करने के लिए या फिर एनरोल करने के लिए, तो आप दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। साथ में आप मोबाइल ऐप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और कमेंट सेक्शन में भी पिंड कमेंट है, वहाँ से आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर गूगल प्ले स्टोर से भी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके इस कोर्स में आप एनरोलमेंट करवा सकते हैं। तो चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, जहां हमें देखना है, क्योंकि हमने लास्ट संडे को 25 क्वेश्चन जून 2022 करंट अफेयर का देखा हुआ है। आज हमें रिमेनिंग क्वेश्चंस देखने हैं, यानी कि हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु टॉप्स द लिस्ट ऑफ हायर पेड एथलीट्स रिलीज्ड बाय फोर्ब्स। फोर्ब्स द्वारा जारी उच्च भुगतान वाले एथलीटों की सूची में कौन सबसे ऊपर है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, नेयमर, लेब्रॉन जेम्स। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है लियोनेल मेसी। कौन है? लियोनेल मेसी। ये कौन है, इनके बारे में हम थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो ये जो है अर्जेंटीना की फुटबॉल प्लेयर है, जो कि अभी हाल ही में जो जारी की गई है फोर्ब्स की, जिन्हें सबसे ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं, या फिर हम बोलेंगे अधिक भुगतान वाले एथलीटों की सूची जारी की गई है 2022 की, जिसके अंतर्गत लियोनेल मेसी जो है फर्स्ट प्लेस में है, लेब्रॉन जेम्स सेकंड में, क्रिस्टियानो रोनाल्डो थर्ड में और नेयमर जो है फोर्थ में है। यानी यहाँ से यदि हम बात करें तो ये जो लियोनेल मेसी है वो है फर्स्ट रैंक में, यानी कि इनको सबसे ज़्यादा जो है उच्च भुगतान वाले ये एथलीट है, जो कि एक फुटबॉल प्लेयर है, जो कि कहाँ से है? अर्जेंटीना से है। ठीक है। सेकंड नंबर में लेब्रॉन जेम्स है और थर्ड नंबर में जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो है और फोर्थ नंबर में नेयमर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन का दूसरी बार महानिदेशक किसे बनाया गया है? रिसेंटली who has been made the Director General of World Health Organization for the second times? जेम्स स्टोलनबर्ग, जोको विडोडो, प्राडो ट्रॉयजो या टेड्रोस अधनम। बताइए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? हाल ही में किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन का दूसरी बार महानिदेशक बनाया गया? दूसरी बार महानिदेशक मतलब ये पहले से ही महानिदेशक है। किसको बनाया गया है? तो टेड्रोस अधनॉम को बनाया गया है। इनकी नियुक्ति कब हुई थी? तो इनकी नियुक्ति प्रथम बार 2017 को हुई थी, जिसे हाल ही में अभी 2022 में इनको दोबारा से महानिदेशक डायरेक्टर जनरल बनाया गया है WHO का, विश्व स्वास्थ्य संगठन का। बात आती है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना कब हुई? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई? तो WHO की स्थापना हुई है 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई है। और ये WHO है, यह विशिष्ट एजेंसी है संयुक्त
राष्ट्र की, किसकी, स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन है, ये विशिष्ट एजेंसी है किसकी, संयुक्त राष्ट्र की। ये कुछ जानकारी रही है। इसकी प्रेजेंट यदि हम सदस्य की बात करें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रेजेंट कितने सदस्य हैं, तो 194 है। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, जो कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन जो मैंने यहाँ पे बताई है, ये सभी आपकी, यदि आप पीयून का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप ADEO जहाँ पे करंट अफेयर आता है तो वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप ABO का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका। हॉस्टल वार्डन जहाँ पे करंट अफेयर आएगा। तो ये सभी एग्जाम, चाहे आप जिस भी फील्ड का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर SSC हो गया, बैंकिंग हो गया, या कोई भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो इतनी जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर देखा गया, यदि आप पास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का यदि आप एनालिसिस करेंगे तो ये बिल्कुल इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वेयर इज द 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स गोइंग टू बी हेल्ड इन जून 2022। जून 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित होने जा रहा है? क्यों? क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, तो जून 2022 की न्यूज़ देख रहे हैं और जून 2022 का घटना चक्र देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यह मई 2022 की न्यूज़ है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, आयोजित होने जा रहा है। अब तो हो चुका है, कहाँ हुआ है आयोजित? पहली बात जो हमें याद रखना है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो कौन सा संस्करण, तो चौथा संस्करण। कहाँ आयोजित हुआ? तो पंचकुला हरियाणा में हुआ। थोड़ी इसके बारे में हम जानकारी देख लेते हैं, ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में, जो कि कब से कब तक, तो 4 जून से लेकर के 13 जून तक हरियाणा में कहाँ, तो पंचकुला में, चंडीगढ़ में, शाहाबाद, अंबाला और दिल्ली में यह चौथा संस्करण की मेजबानी की गई है। किसके? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। ठीक है, अब बात आती है, ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, तो 2018 में पहला संस्करण हुआ था, जिसकी मेजबानी दिल्ली के द्वारा की गई थी। 2019 में दूसरा संस्करण, जिसकी मेजबानी कहाँ हुआ था, ये कहाँ खेला गया था, तो पुणे महाराष्ट्र में। तीसरा संस्करण जो है इसका गुवाहाटी असम में खेला गया। 2021 में ये चौथा संस्करण इसका खेला जाना था, लेकिन कोविड की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। इसी वजह से 2022 में ये चौथा संस्करण माना गया है कि 2022 में चौथा संस्करण है, जहाँ पंचकुला हरियाणा में यह खेला गया है। और हरियाणा के और भी अंबाला हो गया, शाहाबाद हो गया, चंडीगढ़ और दिल्ली में यह खेला गया है चौथा संस्करण। ठीक है, और इस जो फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो है हरियाणा में खेला गया, और हरियाणा ही क्या हुई, फर्स्ट आई है। इसमें महाराष्ट्र जो है सेकंड है और कर्नाटका जो है वो थर्ड है। ठीक है, इतनी जानकारियां जो हमें इंपॉर्टेंट है, जो हमने देख ली। हरियाणा फर्स्ट, महाराष्ट्र सेकंड और कर्नाटका थर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। Who represented India in the COP15 summit on the desertification held recently? हाल ही में आयोजित मरुस्थलीकरण पर COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? किरण रिजिजू ने, निर्मला सीतारमण ने, नरेंद्र मोदी ने या भूपेंद्र यादव ने? बताइए किसने किया है? COP15 समिट, जो कि किसमें था, तो डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण पर था। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का समिट, जो शिखर सम्मेलन हुआ था, तो कहा किसने इसको रिप्रेजेंट किया, इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया है? तो पहली बात यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव कौन है? तो भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। कौन है? पर्यावरण मंत्री हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। बात आती है ये जो COP15 है, COP15 शिखर सम्मेलन, जो कि मरुस्थली पर था। इसका मतलब ये क्या था? तो UNCCD बहुत बार इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि UNCCD का फुल फॉर्म क्या है? तो ये क्या है? तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, तो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। क्या बोलते हैं? मरुस्थली को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। इसकी स्थापना कब हुई है?
तो 1994 को हुई है। कब हुई है? 1994 को हुई है। और यह पर्यावरण और विकास को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला यह एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। वेरी इंपॉर्टेंट, यदि आप पीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, यदि आप पीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि क्योंकि ऐसा एग्जाम ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल पूछा जाता है, जैसे कि यूपीएससी हो गया, पीएससी हो गया। इसमें इस तरीके से प्रश्न फ्रेम किया जाता है, क्या यह बाध्यकारी है? तो यह एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी है, लीगली बाइंडिंग है। ये क्या है? लीगली बाइंडिंग है। याद रखना आप लोग, लीगली बाइंडिंग है, जो कि कब स्थापना हुई है इसकी? तो 1994 में हुई है। क्या है ये? मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि यह ये इसको भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं इसमें? तो भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव कौन है? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। कहाँ हुआ है ये 15वां शिखर सम्मेलन? तो 15वां शिखर सम्मेलन हुआ है आबिदजान कोटे दी आइवर में। कहाँ हुआ है? आबिदजान कोटे दी आइवर। ये कहाँ है? तो यह पश्चिमी अफ्रीकी देश है, पश्चिमी अफ्रीकी देश है। ठीक है, वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है ये कोटे डी आइवर, जिसके अबिदजान में ये 15वां शिखर सम्मेलन हुआ है। किसका? तो मरुस्थली को रोकने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले एक और इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि इस शिखर सम्मेलन में की प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की जा रही है? तो इंडिया के द्वारा की जा रही। किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा की जा रही। इंडिया के द्वारा की जा रही। तो उसी क्रम में इंडिया ने जो है क्या कहा है, जो कि G20 लीडर्स जो है, G20 लीडर्स क्या करेंगी? तो 2030 तक क्या वो 1 ट्रिलियन पेड़ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 1 ट्रिलियन पेड़ लगाएंगे। ये जो है भारत ने बोला है, क्या बोला है कि G20 देश जो है 1 ट्रिलियन पेड़ लगाने का इनका एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, और बाकी देशों से भी आह्वान किया गया है, जो कि G20 के अलावा जो देश हैं उनसे भी आह्वान, क्योंकि G20 का तो ये लक्ष्य है कि 2030 तक हम लगाएंगे। ठीक है, 2030 तक लगाएंगे। किस लिए लगाया जा रहा है? तो भूमि क्षरण का मुकाबला करने और नए कार्बन सिंक बनाने के महत्व को पहचानते हुए यह जो है वैश्विक लक्ष्य ये निर्धारित किया गया, और यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। क्या लिखा है यहाँ पे? ड्यूरिंग इंडियाज प्रेसिडेंसी G20 लीडर्स रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ combating land degradation and creating new carbon sink, put up an aspirational goal to collectively plant 1 trillion trees, urging other countries to join forces with G20 to reach this global goal by 2030। 2030 तक हमें क्या करना है? तो 2030 तक हम 1 ट्रिलियन पेड़ लगाने का हमारा ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। तो भारत ने बाकी देशों से आह्वान किया कि आप भी हमारे इस लक्ष्य की पूर्ति में आप भी सहयोग दें। ठीक है, आगे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड 2022 किसे मिला है? हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड 2022? गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, अजय पिरामल, राहुल बजाज। किसे मिला है? तो यह अवार्ड किसे मिला है? ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड, यह अवार्ड मिला है अजय पिरामल को। ठीक है, जो कि पिरामल ग्रुप के हेड है, अजय पिरामल को मिला है। यह क्यों मिला है? तो ये भारत और यूके के बीच में जो अच्छे ब्रिटेन और इंडिया के बीच के जो अच्छे संबंध है, वो किस तरह इंडिया के बीच के अच्छे कैसे संबंध है? जो आर्थिक रूप से जो अच्छे संबंध है, उसी को देखते हुए ये अध्यक्षता कर रहे थे। तो उसमें अजय पिरामल जी को ये अवार्ड दिया गया है कि हम जो है आर्थिक रूप से बहुत ही ज्यादा हमारे बीच में जो है अच्छे संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। 1 सितंबर 2022 में होने वाले 19वें एशियाई खेलों को 2023 तक के लिए टाल दिया गया है। इसका आयोजन कहाँ होना था? फ्रांस में, रूस में, भारत में, चीन में।
द 19th एशियन गेम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में जैसे कि बैंकिंग एग्जाम में अक्सर देखा गया इस तरीके के प्रश्न, बैंक हो गया साथ में व्यापम हो गया, इस तरीके के प्रश्न। और मैंने आपको हमेशा से कहा है कि जो स्पोर्ट्स न्यूज होती है तो बिल्कुल एकदम याद करने की चीज होती है वो हमारे लिए, क्योंकि हाल ही के जो पैटर्न देखे गए तो स्पोर्ट्स न्यूज भर भर के एग्जामिनर एग्जाम में दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, द 19th एशियन गेम्स टू बी हेल्ड इन सितंबर 2022 has been postponed to 2023. Where were they to be held? 2022 में हो रहा था लेकिन 2023 तक के लिए उसे स्थगित कर दिया गया है। लेकिन जो 2022 में होना था, जो कि 19वां संस्करण था किसका, तो 19वें एशियाई खेल कहाँ होना था, फ्रांस में, रशिया में, इंडिया में या चाइना में। तो ये जो 19th एशियन गेम है वो कहाँ होना था, तो चाइना में होना था। चाइना के कहाँ होना था, तो चाइना के होंगजू में होना था। कहाँ होना था, तो होंगजू में होना था। यदि हम 18वें की बात करें तो कहाँ हुआ, तो 2018 में हुआ। कहाँ, तो इंडोनेशिया में। 19वां कब होना था, तो 2022 चाइना में होना था। लेकिन कोविड की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया है 2023 तक। लेकिन अभी यह निर्धारित नहीं किया गया है कि अब ये कहाँ होना है, जो कि लेटर ऑन बता दिया जाएगा, बाद में बता दिया जाएगा। लेकिन हाल ही में अभी इसे स्थगित किया गया तो अभी बताया नहीं गया है कि कहाँ होना है ये। 2026 में जो है 20वां संस्करण होगा जो कि जापान में खेला जाएगा, और 21वां जो है 2030 में कतर में। ये जो एशियन गेम्स होते हैं 4-4 साल के अंतराल में खेले जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी रही है एशियन गेम्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण के शुभंकर का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द मैस्कट ऑफ द 4th एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स? जिमेक्स, धाकड़, मैरिटोवा, सोमेते। जो शुरू में जो आपने यदि पिक्चर देखा होगा तो वहां पे चौथे संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का ही पिक्चर वहां पे पेस्ट किया गया है। यदि आपने देखा होगा तो शायद आप समझे होंगे क्या है वो, धाकड़ है। कौन है, धाकड़, जो कि क्या है, यह खेलो इंडिया यूथ गेम्स के शुभंकर के रूप में इसे चुना गया है। इसका नाम जो है शुभंकर, क्या चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर का नाम क्या रखा गया है, तो धाकड़ है। कौन है, धाकड़ है। ठीक है, जिसे अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है। साथ में ऑफिशियल जर्सी भी लॉन्च की गई थी और लोगो भी लॉन्च किया गया था। यदि हम बात करें कि चौथे संस्करण में क्या नया हुआ है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में चौथे संस्करण में क्या नया हुआ है, तो जैसा कि शुरू में ही मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन में कि 4 जून से लेकर के 13 जून तक यह खेला गया है, जो कि कहाँ, तो पंचकुला, हरियाणा में, पंचकुला के साथ में अंबाला, शाहाबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली में। लेकिन ये जो चौथा संस्करण रहा है इसमें 5 नए खेल जोड़े गए हैं। वो कौन से खेल हैं, तो पारंपरिक खेल हैं, ट्रेडिशनल गेम्स हैं। कौन कौन सा, तो घटका, थांगता, कलारीपयट्टू, मलखंब और योगासन। कौन कौन सा, गतका, थांगता, कलारीपयट्टू, मलखंब और योगासन। ये 5 नए पारंपरिक गेम इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जोड़े गए हैं पहली बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। हाल ही में आयोजित मैड्रिड ओपन टेनिस 2022 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? Who has won the men's category title of the recently held Madrid Open Tennis 2022? राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, अलेक्जेंडर ज़्वेरेव या कार्लोस अल्काराज? किसने जीता है? तो मैड्रिड। तो क्या है, मैड्रिड ओपन टेनिस 2022, ओपन टेनिस 2022, वो भी कौन सा है, तो पुरुष वर्ग का है। पुरुष वर्ग का वो भी एकल है, यानी कि सिंगल्स मैन कैटेगरी है। कौन जीता है, तो कार्लोस अल्काराज जीता है। ठीक है, ये जो है किसको हराया गया है, तो अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को हराया गया, जो कि कहाँ से, जर्मनी से। और एक कार्लोस अल्काराज कहाँ से, तो स्पेन से हैं। कहाँ से, तो स्पेन से हैं, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कलाम वेबसाइट लॉन्च की है। यह किससे संबंधित है? हिंदी साहित्य का प्रचार, अंग्रेजी साहित्य को बढ़ावा देना, उर्दू साहित्य को बढ़ावा देना या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या पूछा जा रहा है? कलाम वेबसाइट
ठीक है। Recently, Lok Sabha Speaker Om Birla has launched Kalam website. It is related to promotion of Hindi literature, promotion of English literature, promotion of Urdu literature, none of the above. कलाम वेबसाइट, ठीक है, कलाम वेबसाइट यह किससे संबंधित है? तो कलाम वेबसाइट संबंधित है हिंदी लिटरेचर के लिए, हिंदी साहित्य के प्रचार से संबंधित है, हिंदी साहित्य के प्रचार से संबंधित है, ठीक है। ये क्या बताया गया कि ओम बिरला, सेम वही चीज लिखा है कि कलाम वेबसाइट ऑफ द प्रभा खेतान फाउंडेशन जो कि वर्नाकुलर लिटरेचर को प्रमोट करती है। कलाम का उद्देश्य हिंदी साहित्य को लोकप्रिय बनाना और अनुभवी और युवा लेखकों और कवियों को उनके लेखन और स्थानीय साहित्य वर्नाकुलर लिटरेचर के प्रति प्रेम के बारे में बात करने के लिए एक मंच प्रदान किया गया है कि आप हिंदी में भी बिल्कुल क्या कर सकते हैं, अपने साहित्य, हिंदी साहित्य को लोकप्रिय बनाया जा रहा है, आप अपनी स्थानीय साहित्य को बढ़ावा दे सकते हैं। इसीलिए कलाम वेबसाइट लॉन्च की गई है, किसके द्वारा? तो ओम बिरला के द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई है, ठीक है। The aim of the Kalam is to popularize Hindi literature, and provide a platform for veteran and young authors and poets to talk about their writings and love for vernacular literature. क्यों? क्योंकि यदि हम अपने स्थानीय साहित्य की यदि हम बात करें, हम उसके बारे में, हम वहाँ के बारे में यदि हम बात करें, अपने स्थानीय जहाँ भी रह रहे हैं, ठीक है, वर्नाकुलर स्थानीय यदि भाषा ये सब है तो लोग उतना लोकप्रिय नहीं बन पाता है वो, इसीलिए अब क्या कर दिया गया कि बिल्कुल अब हिंदी साहित्य को भी बढ़ावा मिलना चाहिए, तो इसीलिए इस वेबसाइट को लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज बनाया है? कौन सा ब्रिज बनाया है? तो ग्लास ब्रिज बनाया, किसने बनाया है? सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, जापान। Which country has built the world's largest glass bridge recently? सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, जापान। तो ग्लास ब्रिज, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लास ब्रिज अभी हाल ही में यदि किसने बनाया है? तो वियतनाम ने बनाया है। वियतनाम में इस ओपनिंग हुई है, कहा? वियतनाम में, ठीक है। इससे पहले कौन था? तो इससे फर्स्ट नंबर में पहले था चाइना, लेकिन वियतनाम ने चाइना को भी पीछे कर दिया है, ठीक है। आइए इस ग्लास ब्रिज के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो यह जो है दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज है जो कि वियतनाम में खोला गया है। इसे वियतनाम का बाख लांग पैदल यात्री पुल कहा जाता है जो कि 632 मीटर लंबा है और एक विशाल जंगल के ऊपर जो कि 150 मीटर स्थित है, यानी कि ऊंचाई में 150 मीटर और लंबाई में 632 मीटर है। और यही यदि हम चाइना के बारे में बात करें तो चाइना के यहाँ जो ग्लास ब्रिज है वो कितनी है? तो 526 मीटर है। तो उसी क्रम में यदि हम देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज यदि है तो कहाँ है? तो वियतनाम में है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, ठीक है, कि सबसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज कहाँ पे अभी ओपन हुआ है? तो वियतनाम में ओपन हुआ है, जहाँ पहले चाइना में था। और चाइना का कौन सा था? तो यह ग्वांगडोंग, क्या? ग्वांगडोंग का जो ग्लास ब्रिज था, ग्लास बॉटम ब्रिज को भी इसने पीछे कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। हाल ही में दक्षिण कोरिया के 13वीं राष्ट्रपति कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये जो नियुक्तियां होती हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, तो ये बिल्कुल एकदम एग्जाम में आता है। Who has recently become the 13th president of South Korea? जॉन कुक, यून सुक योल, किम जोंग, मून जे इन। कौन है बताइए? तो 13th प्रेसिडेंट, 13वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो यून सोक यूल। कौन? यून सोक यूल, ठीक है। और ये किम जोंग कहाँ के हैं? थोड़ी जाने पहचाने से ये नाम लग रहे हैं। कौन है? कहाँ के? तो कहाँ के? नॉर्थ कोरिया के। किम जोंग कहाँ के? नॉर्थ कोरिया। बिल्कुल आप लोगों को ये बात पता होगा। तो वही लिखा है कि यून सोक यूल ने हाल ही में अभी साउथ कोरिया के राष्ट्रपति पद के लिए अभी जो है शपथ ग्रहण किया है। हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? When is the National Technology Day? National Technology Day celebrated recently? तो कब सेलिब्रेट किया है? 11 मई, 12 मई, 13 या 14? बताइए 11, 12, 13, 14 कब सेलिब्रेट किया है, कब मनाया गया है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। तो ये कब मनाया गया है? तो 11 मई को। क्या कब मनाया गया? 11 मई को। 11 मई को मनाया गया है। ये क्या मनाया गया और ये किसको याद करता है? तो साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन को याद करता है। राष्ट्रीय
प्रौद्योगिकी दिवस, यह 11 मई को भारत ने 1998 में जो पोखरान परमाणु परीक्षण की 10वीं वर्षगांठ मनाने के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया हाल ही। ठीक है, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में चिन्हित किया और पहली बार 1999 में प्रौद्योगिकी दिवस अस्तित्व में आया। कब आया? तो 1999 में आया है, 11 मई को। 11 मई को क्यों मनाया जाता है? इसका रेलेवेंस क्या है? इंडिया सेलिब्रेटेड एनटीडी। एनटीडी मींस नेशनल टेक्नोलॉजी डे टू कॉमेमोरेट द 10th एनिवर्सरी ऑफ द पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998। जो 1998 में जो पोखरान परमाणु परीक्षण हुआ था, पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट, उसी को याद करने के लिए हम क्या मनाते हैं? तो 11 मई को हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। और जो अटल बिहारी वाजपेयी जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने इसको प्रारंभ किया था, पहली बार ये 1999 में मनाया गया था, 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, हाल ही में किस राज्य में 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री मिली है? 5000 साल पुरानी, अब देख लीजिए कितने साल पुरानी ये ज्वेलरी फैक्ट्री है। ठीक है, तो रिसेंटली इन विच स्टेट 5000 years old ज्वेलरी फैक्ट्री हैज बीन फाउंड? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटका। कहाँ मिली है यह 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री? तो ये कहाँ मिली है? तो ये हरियाणा में मिली है। हरियाणा की कहाँ पे मिली है? तो राखीगढ़ी में मिली है। कहाँ मिली है? राखीगढ़ी में। राखीगढ़ी नाम थोड़ा सुना सुना सा लग रहा है। आप लोग बिल्कुल जानते होंगे, जब आप एशियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बिल्कुल आप ये जानते होंगे। राखीगढ़ी इज अ विलेज इन हरियाणा हिसार डिस्ट्रिक्ट एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन आर्कियोलॉजिकल साइट। सिंधु घाटी सभ्यता का एक जो है एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं कि जो 5000 साल पुराने ये जो मिला है, जो ज्वेलरी फैक्ट्री मिली, उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो कुछ आवासों की संरचना की खोज की गई, एक रसोई परिसर और 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री से संकेत मिलता है कि यह स्थल, कौन सा स्थल? तो राखीगढ़ी। कौन सा स्थल? राखीगढ़ी, जो कि कहाँ है? तो कि कहाँ है राखीगढ़ी? हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में है। तो इसका मतलब ये क्या संकेत देता है? फैक्ट्री मिल गई है, इसका मतलब क्या है? कि यह व्यावसायिक केंद्र रहा होगा। क्या रहा होगा? व्यवसायिक केंद्र रहा होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे रसोई परिसर पूरा, और क्या मिला है? आवासीय संरचना मिली है। साथ में तांबे और सोने के आभूषण जो हजारों वर्ष से छुपे हुए थे, वे भी खोजे गए हैं। तांबे और सोने के आभूषण, ठीक है, ये आपकी हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बिल्कुल जैसे कि ये तो करंट की न्यूज़ है, साथ में करंट की न्यूज़ में के होने के अलावा जब आप हिस्ट्री का, जब अपना नोट्स जहाँ पे भी आप बना रहे हैं या फिर आपने बनाया है अपना एंशिएंट हिस्ट्री का सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक जहाँ पे आपने पढ़ा है, तो वहाँ पे राखीगढ़ी भी बिल्कुल आपने पढ़ा होगा। तो राखीगढ़ी के सामने ये कुछ इन्फॉर्मेशंस आप लोग वहाँ पे लिख लीजिए अपने नोट्स में, तो ये आपके लिए हेल्प करेगा जब आप रिवाइज करेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? द डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सम ड्वेलिंग्स, अ किचन कॉम्प्लेक्स एंड द 5000-year-old ज्वेलरी मेकिंग फैक्ट्री indicates that the site was once a very major commercial center. Copper and gold jewelry that had been concealed for thousands of years was also discovered, जो कि इतने सालों से, इतने हजार वर्षों से छुपे हुए थे, वे भी खोजे गए हैं। साथ में सिनौली उत्तर प्रदेश में क्या है? तो उत्तर प्रदेश के सिनौली में उत्खनन स्थलों में कब्रिस्तान पाए गए हैं। क्या पाया गया? कब्रिस्तान पाया गया। उत्तर प्रदेश के सिनौली में क्या पाया गया? कब्रिस्तान पाया गया, जिसने 2018 में खोजे गए कांस्य युग के ठोस डिस्क पहिया गाड़ियों के लिए ध्यान आकर्षित किया, जिनकी व्याख्या कुछ लोगों ने घोड़े से खींचे गए रथ के रूप में किया है। क्या बताया है? घोड़े से जो खींचा जाता है, ये जो पहिया, ठोस डिस्क पहिया, ये जो गाड़ी जो मिला है कांस्य युग का, तो क्या बताया गया? कुछ लोग क्या बोलते कि ये घोड़े से खींचे जाने वाला रथ है। ठीक है, चेरॉइट है, हॉर्सफुल चेरॉइट है। पुरातत्वविदों का कहना है कि कब्रिस्तान से पता चलता है कि यह सभ्यता मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करती थी। कब्रिस्तान से क्या पता चलता है? कि यह सभ्यता मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करती थी। हजारों मिट्टी के घड़े, शाही मोहरे और बच्चों के खिलौने भी खोजे गए हैं। ठीक है, तो ये हमें अब याद क्या करना है, वो याद करने का मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले इसको पहले देख लेते हैं। ग्रेवयार्ड्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन द एक्सकवेशंस साइट्स
at Sinoli in Uttar Pradesh, which gained attention for its Bronze Age solid disc wheel cars discovered in 2018, which were interpreted by some as a horse-pulled chariots. Archaeologists say that graveyards show that the civilization believed in life after death. What they believe? Life after death. There were also thousands of earthen jars, royal seals and children's toys discovered. अब बात ये आती है हमें याद क्या करना है, हमें अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद क्या करना है कि राखी गढ़ी में क्या मिला है, तो राखी गढ़ी में 5000 वर्ष पुराना फैक्ट्री मिला है, ज्वेलरी फैक्ट्री मिली है, ठीक है, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है। सिनौली में क्या मिला है, तो कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड मिला है। राखी गढ़ी कहाँ है, तो हरियाणा में है। सिनौली कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। सिनौली का ग्रेवयार्ड क्या बताता है, तो सिनौली का ग्रेवयार्ड बताता है, कब्रिस्तान बताता है कि ये जो है मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे, लाइफ आफ्टर डेथ में विश्वास करते थे। अब बात आती खुदाई की गई, ये सब मिला, किसने किया, तो राखी गढ़ी की खुदाई अमरेंद्र नाथ ने की। किसने, अमरेंद्र नाथ ने। सिनौली की खुदाई जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो वी शर्मा और एस के मंजुल ने की है। किसने, वी शर्मा, एस के मंजुल। कहा, तो सिनौली। और राखी गढ़ी तो अमरेंद्र नाथ, राखी गढ़ी तो अमरेंद्र नाथ, ठीक है, याद रखना, बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंट है। जहां पे आप बार बार बोल रहे हो, जहां पे आपने एंशिएंट हिस्ट्री का अपना नोट्स बनाया है, तो प्राचीन इतिहास का जहां पे अपना नोट्स बनाया वहां पे बिल्कुल लिख लीजिए। जहां पे आपने सिंधु घाटी सभ्यता को लिखा है, या फिर यदि आप नोट्स बनाने जा रहे हैं तो इसको बिल्कुल लिखना, क्योंकि ये रीसेंट फाइंडिंग है, हाल ही में ये खोजे गए हैं। क्यों, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता हम पुराना जो पढ़ते हैं उसमें अपडेट होता रहता है, क्योंकि खुदाई होती रहती और भी नए नए चीज मिलते रहते हैं, तो बिल्कुल हमें ये सब चीजें अप टू डेट हमें होना है अपने एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया, 12, 13, 14, 15, कब, किस मई, 12 मई को, 13 मई को, 14 मई को या 15 मई को, कब मनाया गया है यह अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस। तो when has इंटरनेशनल नर्स डे has been celebrated recently, 12 मई, 13 मई, 14 मई और 15 मई, कब मनाया गया बताइए। तो ये जो है नर्स डे मनाया गया है कब, 12 मई को मनाया गया। कब, 12 मई को मनाया गया। तो नर्सों की सेवाओं का सम्मान करने के लिए 12 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 12 मई को किस रूप में मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है, किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है, तो यह अंग्रेजी समाज सुधारक, सांख्यिकीविद और आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती है। किसकी है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। किसको, तो 12 मई को एज अ इंटरनेशनल नर्स डे, जिसको और किस नाम से जाना जाता था इनको, तो लेडी विद द लैम्प, किस नाम से, तो लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता था। एग्जाम में आ जाता है कि लेडी विद द लैम्प नाम से किसे जाना जाता है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, जो कि कहाँ की थी, तो ये इंग्लिश सोशल रिफॉर्मर है। कहाँ, कौन है, तो इंग्लिश सोशल, अंग्रेजी समाज सुधारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है, भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया। Which is the first Asian country to join NATO Cyber Defense Group recently? India, China, South Korea, Indonesia। तो हाल ही में जिसने NATO Cyber Defense Group को ज्वाइन किया है, तो वो देश है साउथ कोरिया। कौन है, साउथ कोरिया, ठीक है, जो कि पहला एशियाई देश बना है जिसने नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप को ज्वाइन किया है। यदि हम नाटो की बात करें, तो नाटो में जो है आधिकारिक सदस्य के रूप में 32 देश आते हैं, जिसमें कि 27 जो है नाटो के सदस्य देश हैं और 5 कौन है, तो 5 जो है गैर नाटो राज्य शामिल है। 27 कौन है, तो नाटो के सदस्य हैं, और 5 कौन है, तो गैर नाटो राज्य इसमें शामिल है। बात आती है नाटो क्या है, तो नाटो जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे कि आप प्यून का एग्जाम दे रहे हैं तो बिल्कुल इसमें पूछा जा सकता है कि नाटो का फुल फॉर्म क्या है, तो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसे हम उत्तर अटलांटिक गठबंधन के नाम से भी जानते हैं। इसमें कितने सदस्य हैं, तो इसमें 30 सदस्य राज्य शामिल हैं। 30 सदस्य राज्यों में 28 तो यूरोपीय राज्य हैं, और उसके बाद यदि हम बात करें तो यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका और यूके हैं, ठीक है। जो कि इसकी स्थापना, यदि हम बात करें कि नाटो की स्थापना कब हुई, तो नाटो की स्थापना हुई है 1949 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। कहाँ, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है,
ठीक है, इतनी चीजें हमें याद रहेंगी। 1949 में ये फाउंड हुआ है और हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसमें कुल नाटो के कितने सदस्य हैं, तो 30 मेंबर्स हैं, जहाँ की 28 जो कौन है, तो यूरोपियन स्टेट्स ही हैं, और एक है यूके और दूसरा कौन है, यूएस, यानी कि टोटल कितने हो गए, 30 हो गए। अब ये जो हमने यदि जब बात की साइबर डिफेंस ग्रुप की, जब हमने बात की तो साइबर डिफेंस ग्रुप में जैसे कि हमने 32 देखा, तो 32 में 27 कौन है, तो 27 नाटो के हैं। ये जो आप 30 में से 27 जो है नाटो के हैं, 30 में से 27 नाटो के हैं, ठीक है। और ये जो 5 जो है कौन है, तो गैर नाटो सदस्य, नॉन नाटो मेंबर्स हैं, नॉन नाटो मेंबर्स हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, के विजय राघवन, अनूप चंद्र पांडे, राजीव कुमार, सुशील चंद्र। Who has become the new Chief Election Commissioner of India? Chief Election Commissioner of India recently. के विजय राघवन, अनूप चंद्र पांडे, राजीव कुमार, सुशील चंद्र। बताइए कौन बना है, तो हाल ही में ये नई नियुक्ति हुई है, तो कौन बना है, तो राजीव कुमार बने हैं, हाल ही में नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, नए मुख्य चुनाव आयुक्त। इनसे पहले ये 25वें नंबर के हैं, कौन, तो राजीव कुमार। इससे पहले कौन था, तो 24वें नंबर का कौन था, तो सुशील चंद्र थे। 23वें नंबर का कौन था, तो सुनील अरोरा। कौन, सुनील अरोरा। याद रहेगा आप लोगों को। हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई, तो राजीव कुमार की, जो कि 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इससे पहले इन्होंने किसको रिप्लेस किया, तो इन्होंने सुशील चंद्र को रिप्लेस किया है। सुशील चंद्र ने किसको रिप्लेस किया था, तो सुनील अरोरा को रिप्लेस किया था। याद भी रखना कौन से नंबर के, तो 25वें नंबर के हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है, बीवी दोषी, फ्रांसिसी कैरो, दीपक धाई, रमननाथ। Which Indian architect has been awarded Royal Gold Medal 2022 recently? बीवी दोषी, फ्रांसिसी कैरो, दीपक धर, रमननाथ। तो किसे सम्मानित किया गया है भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल से, तो रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है बीवी दोषी को। किसे सम्मानित किया गया है, तो बीवी दोषी को। पूरा नाम क्या है, तो बालकृष्ण विठल दास दोषी। बालकृष्ण विठल दास दोषी को क्या, किससे सम्मानित किया है, तो रॉयल गोल्ड मेडल से, रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। हाल ही में आयोजित थॉमस कप 2022 का विजेता कौन बना, इंडोनेशिया, भारत, चीन, जापान। Who has become winner of the recently held Thomas Cup 2022? इंडोनेशिया, इंडिया, चाइना, जापान। बताइए कौन बना है, तो who has become winner of the recently held Thomas Cup 2022? ये थॉमस कप हमने लास्ट सेशन में देखा था, ऊबर कप साथ में, तो ऊबर कप किससे संबंधित था, तो महिला वर्ग से, ठीक है। और पहली बात, ये ऊबर कप और थॉमस कप कौन से खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। किससे, तो बैडमिंटन से संबंधित है। अब बात आती है कि ऊबर महिला और थॉमस पुरुष। तो फर्स्ट टाइम इंडिया ने ये अवार्ड जीता है, यानी कि इंडिया विजेता बना है किसका, तो थॉमस कप विजेता इंडिया बना है। कौन बना है, तो इंडिया बना। इंडिया विन थॉमस कप आफ्टर डिफीटिंग 14 टाइम चैंपियन इंडोनेशिया 14 बार चैंपियन बना है, उसको हरा करके। ये बहुत बड़ी इंडिया की जीत रही है, किसमें, बैडमिंटन में, क्योंकि बैडमिंटन ने इंडिया ने इंडोनेशिया को हराया है, जो कि चैंपियन रहा है, जो कि पहली बार इंडिया जीता है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, तो थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है, जो कि पुरुष वर्ग के बैडमिंटन से संबंधित है। यदि महिला की बात करें तो ऊबर कप उसके लिए, जिसे हम लास्ट सेशन में हमने देखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तंबाकू नियंत्रण के लिए किस राज्य को पुरस्कृत किया गया है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड। Which state has been rewarded by the World Health Organization for tobacco control? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड। किसे सम्मानित किया गया है, तो सम्मानित किया गया है झारखंड को। किसे, तो झारखंड को सम्मानित किया गया। क्यों सम्मानित किया गया, क्योंकि इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है टोबैको कंट्रोल में, तंबाकू नियंत्रण में झारखंड का अच्छा प्रदर्शन रहा है, इसीलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे सम्मानित किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं।
वित्त वर्ष 2021-22 में चीन को पछाड़कर भारत का नया शीर्ष व्यापार भागीदार कौन सा देश बना है? यूएसए, संयुक्त अरब इमारत, सऊदी अरब या इराक? बताइए। हु हैज बिकम द न्यू टॉप ट्रेड पार्टनर कंट्री ऑफ इंडिया बाय ओवरटेकिंग चाइना इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22? यूएसए, यूएई, सऊदी अरब, इराक? बताइए कौन बना है? तो टॉप ट्रेड पार्टनर इंडिया का कौन बना है 2021-22 में? तो यूएसए बना है। कौन बना है? यूएसए बना है। दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे चाइना है। तीसरे नंबर पे कौन है? तो तीसरे नंबर पे जो है यूएई है। चौथे नंबर पे कौन है? तो सऊदी अरब है। पांचवें में इराक है और छठवें में सिंगापुर है। वित्त वर्ष 2021-22 में अमेरिका ने चीन को भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में पछाड़ दिया है। इससे पहले कौन था? तो चाइना था। चाइना अब सेकेंड प्लेस में आ गया है, अमेरिका फर्स्ट में है, जैसा कि हमने देख लिया। यूएस, चाइना, यूएई, यूएस, चाइना, यूएई, सऊदी अरेबिया, इराक, देन सिंगापुर। ये कहाँ पे इंपॉर्टेंट है? यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, व्यापम, ये सभी एग्जाम के लिए व्यापम, ठीक है, ये सभी एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरीके के प्रश्न बिल्कुल पूछे जाते हैं कि टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का हाल ही में कौन सा देश बना है। हाल ही में अदानी ग्रीन भारत की पहली विंड हेड हाइब्रिड पावर सुविधा कहाँ शुरू हुई है? जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट विंड हेड हाइब्रिड पावर फैसिलिटी स्टार्टेड रिसेंटली बाय अदानी ग्रीन? अदानी ग्रीन के द्वारा कहाँ पे भारत का पहला विंड हेड हाइब्रिड पावर सुविधा प्रारंभ किया गया है? जोधपुर में, उदयपुर में, जैसलमेर या बाड़मेर में? तो कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो जैसलमेर में। तो यह जो संयंत्र है ये अपने आप में पहला है जो कि किसका प्रयोग करता है? जो कि पवन और सौर ऊर्जा दोनों का प्रयोग करके ये हाइब्रिड बिजली सुविधा शुरू की गई है जैसलमेर में। किसके द्वारा? तो अदानी ग्रीन के द्वारा। अदानी ग्रीन के द्वारा जैसलमेर में पहली हाइब्रिड पवन सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधा होगी। यह इंडिया की, भारत की यह पहली हाइब्रिड पवन सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधा होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। आईपीएल 2022 में ऑरेंज कप का सर्वाधिक रन का पुरस्कार किसे मिला है? ऑरेंज कप जो कि सर्वाधिक रन के पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है तो किसे मिला है? विराट कोहली को, जोस बटलर को, शिवम दुबे को या डेविड वार्नर को? बताइए। हु हैज गॉट ऑरेंज कप हाईएस्ट रन अवार्ड इन द आईपीएल 2022? सबसे पहली बात तो हमें याद क्या रखना है, ऑप्शन देख लेते हैं। विराट कोहली, जॉस बटलर, शिवम दुबे, डेविड वार्नर। तो सबसे पहली बात, ऑरेंज कप दिया क्यों जाता है? तो जो कि सर्वाधिक रन, जो कि हाईएस्ट रन जिसने गेन किया रहता है उसे मिलता है। ठीक है, किससे मिला है? तो जॉस बटलर को मिला है। किसको मिला है? तो जॉस बटलर को मिला है, जो कि कहां से? तो राजस्थान रॉयल से। कितना? तो क्या बताया गया? 824। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में द ऑरेंज कप इज अवॉर्डेड टू द टॉप रन गेटर्स और द टॉप रन स्कोरर इन द आईपीएल। जो ज्यादा सर्वाधिक रन जो बनाता है उसको क्या मिलता है? तो ऑरेंज कप मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। आईपीएल 2022 में सर्वाधिक विकेट के लिए पर्पल कप पुरस्कार किसे मिला है? राशिद खान, कुलदीप यादव, उमरान मलिक, युजवेंद्र चहल। बताइए किसे मिला है? हु हैज गॉट द पर्पल कैप? कप मैंने उसमें बोल दिया था क्या गलती से? कप शायद मैंने बोल दिया था, सॉरी, कप नहीं, कैप। ठीक है, कैप, पर्पल कैप अवार्ड फॉर मोस्ट विकेट्स इन द आईपीएल 2022। राशिद खान, कुलदीप यादव, उमरान मलिक या युजवेंद्र चहल? किसे मिला है? तो युजवेंद्र चहल को मिला है। किसे? युजवेंद्र चहल को मिला है क्या? तो पर्पल कप, यूपी, गलती से मैंने बोल दिया। किसे मिला है? तो युजवेंद्र चहल को क्या मिला है? तो पर्पल कप मिला है। पर्पल कप, अगेन मैं कप बोल रही, कैप है वो। ठीक है, कैप है वो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कान फिल्म महोत्सव 2022 की जूरी में एकमात्र भारतीय कौन था? कैटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा, दीपिका पादुकोण या शबाना आजमी? Who was the only Indian in the jury of the Cannes Film Festival 2022? कैटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा, दीपिका पादुकोण या शबाना आजमी? तो कौन रहा है? तो दीपिका पादुकोण जूरी की सदस्य रही है कांस
फिल्म फेस्टिवल जो कि कहाँ आयोजित होता है, तो पेरिस फ्रांस में आयोजित होता है ये कांस फिल्म फेस्टिवल, जो कि दीपिका पादुकोण 9वीं भारतीय रही हैं। कौन रही है? 9वीं भारतीय रही हैं कांस फिल्म फेस्टिवल की जूरी में, जो कि 9वीं भारतीय रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं कि आईपीएल 2022 का फाइनल किस टीम ने जीता है? लखनऊ सुपर जायंट्स, गुजरात टाइटंस, राजस्थान रॉयल्स या रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर? Which team has won the final of the IPL 2022? लखनऊ सुपर जायंट्स, गुजरात टाइटंस, राजस्थान रॉयल्स या रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर? बताइए कौन जीता है? तो गुजरात टाइटंस। कौन जीता है? गुजरात टाइटंस जीता है। कौन? गुजरात टाइटंस क्या जीता है? तो फाइनल, आईपीएल 22 फाइनल जीता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चंस जो है हमने कंप्लीट किए हैं। अब इसकी पीडीएफ जो है आपको कहाँ मिल जाएगी? पिछले सेशन की पीडीएफ अपलोड नहीं की गई थी क्योंकि ये कंबाइन सेशन था जो कि 50 क्वेश्चंस का था, इसीलिए पीडीएफ अपलोड नहीं की गई थी। तो अब इसकी जो फ्री पीडीएफ है आपको हमारे मोबाइल ऐप में से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल ऐप की लिंक जैसा कि मैंने बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, साथ में कमेंट सेक्शन में भी पिंड कमेंट में रहेगी, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से जाकर के आप इस घटना चक्र नेशनल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलेंगे, लेकिन सेशन को एंड करने से पहले ये सेशन आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक ले ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।